सीसॉ खेला है? हाँ, अभी भी खेलते हो? हाँ, बचपन में खेला होगा ना, कैसा होता है? हाँ, एक सीधी लाइन ऐसे, एक पोल, उस पे 2 सीट्स लगी हुई हैं। हाँ, ये ऊपर नीचे अपना होता रहता है। दोनों तरफ वेट बराबर होगा तो क्या होगा? ये बीच में जुड़ जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। यही है बैलेंस ऑफ पावर, एग्जैक्टली। किसी जमाने में ये बैलेंस ऑफ पावर जो है हुआ करता था, एक तरफ यूनाइटेड किंगडम और दूसरी तरफ यूनाइटेड किंगडम। यस, दोनों तरफ। एक दौर था जब कहा जाता था कि इन इंग्लैंड सन नेवर सेट्स। पता है क्यों? क्योंकि अगर लंदन में सनसेट का टाइम हो रहा है तो दूर दराज अमेरिका में सनराइज का टाइम है। और वो अमेरिका किसकी टेरिटरी है? यूके। ठीक? या इंडिया में सनराइज का टाइम हो रहा है अगर उधर कहीं सनसेट हो रहा है। ठीक? तो एक स्टेटमेंट आ गया था, इनका जो ऑफिशियल जो इनका पैलेस है, बकिंगम पैलेस, मैं इसको चोरों का पैलेस बुलाता हूँ। ठीक है, एक रियलिटी है, क्योंकि वहां पर इंग्लैंड का रखा हुआ 20% है, एशिया, अफ्रीका और अमेरिका से लाया हुआ 80% है। ठीक है, तो वो जो इनका बकिंगम पैलेस है, ये बकिंगम पैलेस में ये स्टेटमेंट दिया जाता था, सन नेवर सेट्स हियर। ठीक? तो किसी जमाने में बैलेंस ऑफ पावर बहुत अच्छा चल रहा था, क्योंकि दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही सुपर पावर हुआ करता था, नाम था उसका यूनाइटेड किंगडम। ठीक? लेकिन फिर ये बैलेंस ऑफ पावर हल्का सा बदलता है। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अमेरिका इंडिपेंडेंस गेन करेगा और विद इन 90 इयर्स इटसेल्फ अमेरिका बहुत हाई लेवल ऑफ डेवलपमेंट की ओर बढ़ेगा। और विद इन दैट 90 इयर्स ओनली अमेरिकन सिविल वॉर भी हो जाएगा, तो जो डोमेस्टिक इश्यूज थे अमेरिका के वो भी खत्म हो जाएंगे ड्यूरिंग द 1870s एरा ओनली। एंड देन द वेरी सेम टाइम पीरियड अमेरिका इज गिफ्टेड, एंड बोथ यूरोप एंड अमेरिका इज गिफ्टेड विद द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत भले ही यूरोप में होती है या इंग्लैंड में होती है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा फायदा होता है अमेरिका को। ठीक? तो ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, ओके, ये जो बैलेंस ऑफ पावर है इसमें छोटा सा चेंज आता है। छोटा सा चेंज क्या आता है कि एक तरफ यूके तो दूसरी तरफ यूएस हो जाते हैं। तो अभी भी ठीक है ना, बैलेंस अभी भी बना हुआ है, दोनों चल रहे हैं। बट केम द एरा जब दुनिया भर में रिवॉल्यूशन स्टार्ट, ठीक है, रिवॉल्यूशन स्टार्ट होते हैं द पोस्ट रिनाइसेंस या पोस्ट रेनेसां एरा विद द स्टार्ट ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस एंड सो ऑन। इसके बारे में कभी वीडियो में चर्चा करेंगे, अभी बस आप इन शॉर्ट ही समझ लीजिए कि प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन होता है और उसके बाद रिनाइसेंस शुरू होता है। रिनाइसेंस शुरू होता है तो दुनिया भर में अब साइंटिफिक टेम्पर फैलता है। साइंटिफिक टेम्पर की वजह से अब क्वेश्चनिंग होना शुरू हो जाती है सरकार से, हेंस एज अ रिजल्ट इट स्टार्ट्स द रिवॉल्यूशन यानी कि क्रांति। ठीक? रिनाइसेंस यानी कि पुनर्जन्म। ठीक? ओके, अब दुनिया भर में रिवॉल्यूशंस कहां हो रहे हैं? अगर आप देखोगे तो ये 18th और 19th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड है, ये रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड है। कहीं अमेरिका में रिवॉल्यूशन हो रहा है, इंडिया में भी रिवॉल्यूशन हो रहा है, रिवोल्ट ऑफ 1857, ओके, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जापानीज रिवॉल्यूशन, चाइनीज रिवॉल्यूशन, देन रशियन रिवॉल्यूशन, ओके, एवरीवेयर वी आर वाचिंग व्हाट? रिवॉल्यूशन। और ये कब आप पढ़ रहे हो? ये सारे रिवॉल्यूशंस का टाइम पीरियड है 18th to 19th century. Same time period French Revolution, the biggest of the revolution of this planet so far, जहां से हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 3 प्रिंसिपल्स मिले हैं। क्या क्या? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। राइट, वेरी गुड। सो ये चीजें हैं जो रिवॉल्यूशंस हमें देते हैं। ओके, अब इन रिवॉल्यूशंस का साइड इफेक्ट, एवरीथिंग ऑन दिस प्लैनेट कम्स विद प्रोस एंड कॉन्स। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लॉकडाउन से अगर बहुत सारे लोग बर्बाद हो गए तो लॉकडाउन से बहुत सारे लोगों ने अपना बिजनेस चमका दी। राइट, कोविड किसी के लिए वरदान तो किसी के लिए श्राप बनता है। ओके, तो उसी तरीके से रिवॉल्यूशन जो है किसी कंट्री के लिए श्राप तो किसी के लिए वरदान। ठीक, अब ऐसे में ना यहाँ पर बिकॉज ऑफ द रिवॉल्यूशंस ये जितने छोटी छोटी कंट्रीज थी ये पावरफुल होना शुरू हो गई। जैसे कि अब ये जो स्ट्रिंग है ना, या ये जो सीसॉ है, इसको 2 ही लोग खेल सकते हैं ना। इस पे 8-10 बैठ जाएंगे तो क्या होगा? ये पोल टूट जाएगा। इटली के यूनिफिकेशन के बाद वो भी पावरफुल हो जाता है, जर्मनी के यूनिफिकेशन के बाद वो भी पावरफुल, फ्रांस भी पावरफुल। ठीक,
ओके, और फिर कुछ टाइम के अंदर यहां पर रशिया भी अपने आप को एड ऑन करा के पावरफुल हो जाता है। अब ये जो सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन थी ना, इस पर रिपल्स शुरू हो गए। Hence, as a result, 1914 तक आते आते क्या हो गया? वर्ल्ड वॉर सिर्फ और सिर्फ एक क्यूमुलेटिव इवेंट था, ओके, या डोमिनो इफेक्ट था वर्ल्ड वॉर, क्योंकि उसके पहले बहुत सारे वॉर्स चल रहे थे, राइट? मंचूरियन वॉर उसी टाइम पीरियड पे चला, ठीक, जापान और कोरिया के वॉर्स, जापान और चाइना के वॉर्स, रशिया और कोरिया के वॉर्स वगैरह वगैरह, पूरे यूरोप में वॉर चल रहा था। यूरोप का ये जो 18, 19 और 20th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड है, ये एरा ही है द एरा ऑफ वॉर्स, ओके, लगातार यहाँ जंग चल रही है, लगातार बैक टू बैक, ठीक, ओके। सो यहाँ पर रिपल्स शुरू हो जाते हैं और बर्बाद होने लगता है पूरा का पूरा यूरोप, और यूरोप का बर्बाद होना यानी कि दुनिया का बर्बाद उस टाइम, ठीक है। क्यों? क्योंकि यूरोप के अंदर मौजूद हैं सुपर पावर्स। फ्रांस, जिसकी टेरिटरी अब एशिया और अफ्रीका में मौजूद है, यूके तो है ही, इटली है, जर्मनी है। इटली अपने आप में पावरफुल हो जाता है, व्हाई? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ क्रिश्चियनिटी देयर। कौन है? पोप, वेटिकन सिटी, राइट? सो ये सारी चीजें ना हिला देती हैं पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को, और यहां पर हिल जाता है क्या? पूरा बैलेंस ऑफ पावर, ठीक। जब बैलेंस ऑफ पावर हिल गया तो ऑब्वियसली जंग होना तो फिर लाजमी है ना, एक फैक्ट, सिंगल लाइन, यूनिवर्सल ट्रुथ, ठीक। देन सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड देन द कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड पे हुआ क्या? ये जो बैलेंस ऑफ पावर है ये दोबारा स्टैब्लिश हो गया। बोलते ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, right? Can you close the door? बोलते ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, है ना? और ये हिस्ट्री जो पहले रिपल फ्री हिस्ट्री हुआ करती थी, अब वो वापस से रिपीट होती है। कैसे? अब ये बैलेंस ऑफ पावर वापस से बन जाता है इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, दैट इज द 20th सेंचुरी पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अभी बैलेंस ऑफ पावर जो कभी ऐसा हुआ करता था, हम सिंगल लाइन में इसको ऐसे वर्टिकल लाइन में पढ़ते थे, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन में पढ़ते थे, अब इसको हम, ठीक, क्योंकि दो दुनिया अलग अलग बट गई थी, वेस्ट एंड ईस्ट। द वेस्ट वर्ल्ड विच वाज डोमिनेटेड बाय द ईस्ट वर्ल्ड विच वाज डोमिनेटेड बाय द देन यूएसएसआर, ठीक। और इसमें एक नया टर्म आता है, अब पहली बार इस टर्म का इस्तेमाल किया जाएगा, इसके पहले बैलेंस ऑफ पावर ही यूज हुआ, जहां भी हुआ, अब पहली बार इस्तेमाल होगा यहां पर द्विध्रुवी, बाइपोलर वर्ल्ड, ठीक। बाइपोलरिज्म यानी कि दो अलग अलग ताकतें खींच रही हैं दुनिया को अपनी अपनी तरफ। इसे ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे, पोल्स, मैग्नेटिक पावर या मैग्नेटिक एनर्जी एट द पोल्स, ठीक। तो ये अर्थ को अपनी तरफ, साउथ पोल और नॉर्थ पोल दोनों ग्रेविटेशनल पुल दिखाते हैं। उसी तरीके से बाइपोलरिज्म, ठीक है, यानी कि द्विध्रुवी दुनिया जो बनी, ओके, उसमें एक तरफ यूएस दुनिया को खींच रहा है, दूसरी तरफ यूएसएसआर, और इसी दौर को हमने नाम दिया था कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध, ठीक। ये कोल्ड वॉर ऑफिशियली अगर हम बात करें तो एंड होगा 1990 में, जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होगा, रशिया, यूक्रेन, क्रीमिया, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब अलग अलग कंट्रीज बनेंगी, ओके। और फिर उसके पहले एक इवेंट होता है वर्ल्ड हिस्ट्री में, आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, द फॉल ऑफ बर्लिन वॉल। यहीं से क्लियर हो जाता है कि बहुत जल्दी यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होगा और ये कोल्ड वॉर जो है वो खत्म होगा, ठीक है। लेकिन अभी भी चीजें इतनी सिंपल नहीं थी। 1990 में कोल्ड वॉर एंड तो जरूर हो गया था, यानी कि बाइपोलर दुनिया तो जरूर खत्म हो गई थी, बिकॉज रशिया बहुत कमजोर हो गया, मतलब इतना तो कमजोर हो गया था कि वो अमेरिका से इसको लड़ नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि
अब आएगा इसमें एंट्री, द वाइल्ड कार्ड एंट्री। 1970s का दौर था जब यूएसएसआर को यह समझ में आने लगा कि अमेरिका कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो रहा है, ओके, और अमेरिका की बढ़ती ताकत को हमें रोकना पड़ेगा, ठीक। ऐसे में इस टाइम पीरियड में दुनिया को ये तो एक नया चीज मिल चुका था, इसको हम कहते थे ब्लैक गोल्ड, काला सोना। क्या है ये? पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, डीजल पेट्रोल, ठीक। मिडिल ईस्ट के बहुत सारी लोकेशंस में अमेरिका उस टाइम अपनी डील शुरू कर रहा था, ध्यान रखना, ठीक। और रशिया ने जब, यानी कि यूएसएसआर ने जब इस चीज को देखा तो उसको पता चला कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका को आने से रोकना है, और मिडिल ईस्ट का दरवाजा जो रशिया के पास जो सबसे नजदीक था वो था अफगानिस्तान। रशिया ने आओ देखा ना ताओ तुरंत अफगानिस्तान पर हमला किया, और इस रशियन इन्वेजन की वजह से या रशियन अटैक की वजह से अमेरिका इसमें कूद पड़ता है, हाँ, ताकि अफगानिस्तान पर कब्जा कर लें, और अफगानिस्तान पर कब्जा यानी कि उसके एडजॉइनिंग एरियाज पर कब्जा जहां पर उसको मिलेगा क्रूड ऑयल, ठीक। अब अमेरिका भी इसमें कूद जाता है, और अमेरिका को यह पता चलता है कि यार हम डायरेक्टली वहां लड़ेंगे तो मजा नहीं आएगा, मतलब हमारा बहुत लॉस होगा, ठीक। अमेरिका ने पकड़ा 4-6 लोगों का एक ग्रुप कि सुनो तुमको हथियार भी दे देते हैं, तुमको पैसा भी दे देते हैं, तुमको रोटी और बोटी भी दे देते हैं, काम करो, लड़ो तुम रशियन आर्म्ड फोर्सेस से, हमारी फोर्सेस भी तुम्हारे साथ तैनात रहेंगी, लेकिन वो बैकअप में रहेंगी, फ्रंट रन में तुम लड़ोगे। तो वो बोला सर ठीक है, आप बिरयानी पहुंचाते रहना, हम रशियंस को मारते रहेंगे। कहने लगे ठीक है, तो तुम्हारा नाम क्या होगा? कहने लगे सर हमने अपना नाम सोचा है, हम हैं तालीम लेने वाले इंसान, तो हम बनेंगे तालिबान, ठीक है। You know what is the meaning of Taliban? Students, yes, very good. तो तुम सब कौन हुए उस हिसाब से? हाँ, that's true. Okay? तो वहां से बनता है तालिबान, जो कि दुनिया का सबसे खतरनाक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनेगा आगे आने वाले समय में। इसको जन्म किसने दिया? दोनों ने मिलकर, रशिया और अमेरिका, ठीक। जब तालिबान बन जाएगा तो रशिया को अब काफी नुकसान उठाना पड़ेगा, और रशिया 10 साल की जंग में काफी अपना नुकसान कराने के बाद ये जंग खत्म करेगा। 1980s में ऑफिशियली जंग खत्म होती है, ठीक, क्योंकि रशिया का काफी पैसा फ्लो हो रहा है और उसको उतना इनकम अभी हो भी नहीं रहा, मतलब आमदनी अठन्नी हो जाती है और खर्चा रुपया हो जाता है रशिया के लिए, ठीक। और उसी सेम टाइम पीरियड पे अमेरिका का जो आमदनी है वो रुपया हो जाता है और खर्चा अठन्नी हो जाता है, ठीक। क्यों? क्योंकि अब उसके पास अच्छे खासे रिसोर्सेज अवेलेबल हो चुके हैं मिडिल ईस्ट से, ठीक। मिडिल ईस्ट की बहुत सारी कंट्रीज थे, इन दैट मीन टाइम उसने रशिया को विलेन बनाकर, खुद को हीरो दिखाकर डील्स अपनी साइन करना शुरू कर दिया, ठीक, राइट। नाउ कम्स द नेक्स्ट पॉइंट। 1986 में चेरनोबिल न्यूक्लियर इंसिडेंस होता है यूक्रेन के अंदर, ओके, और वहीं पर क्लियर हो जाता है कि यूक्रेन तो अब रशिया से डील कुछ करना ही नहीं चाहता, और ऑफिशियली 1989 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन डिक्लेयर कर दिया जाता है, और 1990 का टाइम पीरियड है जब इंटरनेशनल रिलेशंस डिक्लेयर करेंगे, इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट्स डिक्लेयर करेंगे कि कोल्ड वॉर हैज ऑफिशियली एंडेड। बट वॉर एंड हुआ है, यानी कि कोई जीता और कोई हारा होगा। स्टोरी से आप समझ तो गए होंगे कौन जीता और कौन हारा। यूएस जीत गया और यूएसएसआर हार गया। तो अब ये जो बाइपोलर दुनिया है ना, ये साफ हो जाती है। अब यहां कौन सी दुनिया बन जाती है? यूनिपोलर। कौन इसको डोमिनेट कर रहा है? फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। बट नथिंग इज परमानेंट ऑन दिस मैप। हिस्ट्री रियली रिपीट्स इटसेल्फ। जो बैलेंस ऑफ पावर की कहानी दोहराई गई थी 19th सेंचुरी में, 21st सेंचुरी का जो डॉन है यानी कि जो बिगनिंग है, उसने भी इसको दोहरा दिया। इंडिया बिकम्स अ पावर, अ न्यूक्लियर पावर। फ्रांस गेन्स द न्यूक्लियर पावर एज वेल,
ओके पूरा यूरोप जो पहले से पावरफुल था वो और पावरफुल हो रहा है, लेकिन अब साथ ही साथ एशिया के अंदर चार मेजर पावर्स इमर्ज हो चुके हैं, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना एज वेल एज श्रीलंकन सिविल वॉर भले ही चल रहा था, बट श्रीलंका अपने आप में अच्छी खासी मिसाल था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सुमड़ी में गुमड़ी चल रहा था जिन्होंने दुनिया को कुछ नहीं दिखाया, लेकिन अचानक से इमर्ज हो जाते हैं एज अ सुपर पावर जापान। राइट वो जापान जो 1945 में दुनिया के नक्शे से ही गायब हो गया था, 1960 में उस जापान ने दुनिया की पहली बुलेट ट्रेन चला दी थी विद इन 15 ईयर्स। राइट ओके सो अब एशिया भी पावरफुल हो चुका है। अभी तक अगर कोई पावरफुल नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्टिनेंट, हैबिटेटेड कॉन्टिनेंट, दैट इज अफ्रीका। सिंपली अगर आप बात करोगे नॉर्थ अमेरिका पूरी तरीके से वहां पर यूनाइटेड स्टेट्स है, साउथ अमेरिका वहां पर ब्राजील या जितने भी दूसरे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं वो उनके पास भी तेल उनको मिल चुका है या नेचुरल रिसोर्सेज उनको मिल चुके हैं, या कुछ नहीं तो टूरिज्म सेक्टर उनका बढ़ चुका है। राइट तो उनकी भी इकोनॉमी चल पड़ी है। ऑस्ट्रेलिया चल पड़ा है, न्यूजीलैंड चल पड़ा है। ठीक अफ्रीका बस एक है जो अभी थमा हुआ है और अभी तक थमा हुआ है तो सिर्फ अफ्रीका। ओके एशिया भी चला है आगे और यूरोप तो बना बनाया था। ओके और फिर से ये जो दुनिया है ये पलट जाती है, बदल जाती है। अब ये क्या हो जाएगी ये दुनिया? अब ये दुनिया हो जाएगी मल्टीपोलर, बहुध्रुवी। वंस अगेन ये जो बैलेंस ऑफ पावर है इसमें क्या आएगा? रिपल्स। और इस रिपल को वापस से स्ट्रेट लाइन में कौन बैठाएगा? 100%।